अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.3 पढ़ेंगे, जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये हमें हमारी बुक में क्यों इंक्लूड किया गया है, ये हम जानेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि हमें फ़िज़िक्स क्यों पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को देखा। फिर तीसरे लेक्चर में हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनको पढ़ने का क्या मकसद है, ठीक है। अब ये जो हमारा तीसरा लेक्चर था ना फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला, इसी में एक बात मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी, और वो था यूनिट, कि यूनिट क्या चीज़ होती है। तो आज हमने पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखें, यूनिट हमने देखा कि कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी अननोन क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ जी कि हमारे पास चीनी की मिकदार है, फ़र्ज़ कर लें 5 kg। तो मैं 5 kg को कुछ यूँ लिख सकता हूँ, 5 × 1 kg। मतलब ये 5 kg का मतलब क्या हुआ, 1 kg का 5 गुना। यही तो बात कर रहे हैं हम। 5 kg यानी 1 kg का 5 गुना, ठीक है। तो मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ 5 × 1 kg। अब ये जो 1 kg है, ये क्या होता है हमारा, ये होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्या है, केजी, यानी 1 kg, ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसी को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है, ये कोई भी अननोन वैल्यू है, कोई भी अननोन मिकदार है जिसको हमने कंपेयर करना होता है अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो इस तरह हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। A standard quantity in term of which an unknown quantity can be expressed। तो एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसकी तर्ज पर, इन टर्म ऑफ विच, जिसकी तर्ज पर अननोन क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि कोई भी अननोन क्वांटिटी 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 16 हो, कुछ भी हो, वो अननोन क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। यानी आपको अगर पता चले कि जी 20 सेकेंड्स, तो इसका मतलब कि वो टाइम की बात हो रही है ना। तो आपको पता होगा कि 1 सेकेंड कितना होता है, तो तभी तो आप 20 सेकेंड किसी को बता सकते हो। मतलब कि हमें पता है कि सेकंड कितना है, तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक मयार बना देते हैं हम, स्टैंडर्ड यानी मयार। तो खैर ये होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने बहुत डिटेल में इसको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज बारी थी कि इसको हम डिफाइन कर लें यूनिट को। अब ये टॉपिक जो है, ये वाला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है, इसको पढ़ने की क्यों ज़रूरत पेश आई। देखें, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो आप बाज़ार जाएं, तो अगर आपको कोई लैस वगैरह चाहिए, तो उधर आप उनको कहेंगे कि भाई हमें 3 गज़ लैस दे दो इस कलर की, वो आपको दे देगा। यही गज़ वाली बात अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके करें, यानी कनाडा में जाके अगर फ़र्ज़ करें हम करें, तो ये जो गज़ है ना, गज़, ये ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में ये वेल नोन यूनिट है ऑफ लेंथ। तो गज़ की ज़्यादा, जो गज़ का यूज़ है वो करते हैं इंडिया और पाकिस्तानी, इंडियन और पाकिस्तानी। यानी ये बहुत ही कम फ़ैमिलियर होंगे बाहर वाली कंट्रीज़ के लोग। सिर्फ़ इंडिया और पाकिस्तान में ये यूनिट ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेंथ के लिए, ठीक है। तो मतलब उनको मसला बनेगा अंडरस्टैंड करने में कि भाई मुझे कितनी लैस चाहिए, है ना। तो इस तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़, मतलब कोई जाके कहीं कोई बात करता था कि मुझे मुझे इतनी चीनी चाहिए, तो उसे समझ ही नहीं आती थी कि भाई ये क्या बोल रहा है, कितनी क्वांटिटी की ये बात कर रहा है। तो ज़रूरत महसूस की गई, जैसे जैसे हम हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, वैसे वैसे ज़रूरत महसूस की गई कि भाई हमें ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा यूनिट्स का, जो कि वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सबको पता हो कि भाई ये यूनिट ये होता है। जैसे आज किलोग्राम का सबको पता है ना कि 1 किलोग्राम कितना होता है। आप कहीं भी जाएं, उसको बोलें कि मुझे 1 kg चीनी चाहिए, उसे पता होगा।
कि 1 kg कितना होता है। तो 1 kg उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक यूनिट यूज़ किया जा रहा है आज। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लेंथ, मैस, टाइम, हर यूनिट के लिए इशू बनता होता था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि पूरी दुनिया को ना उस यूनिट का पता हो, इस सिस्टम में आने वाले जितने यूनिट्स हों पूरी दुनिया को उन सारे यूनिट्स का पता हो। तो ये ज़रूरत थी इस सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बैनुल अक़वामी सतह पे जो वेल नॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब यूनिट की डेफिनेशन हमने कर ली, इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने डिफाइन करना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसआई से, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई यूनिट से मुराद होगी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units। कैसे कि जी जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, ये देखें, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जनरल का जी बड़ा, कॉन्फ्रेंस का सी, वेट का डब्ल्यू एंड मेजर्स का एम, ये सारे मेन वर्ड्स ऑन एंड ये इन सबको छोड़ के जी, सी, डब्ल्यू एंड एम ये सारे बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये वही नाम है, एग्जैक्ट नाम है उस कॉन्फ्रेंस का। इतना यहां से जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ये नाम है उस कॉन्फ्रेंस का जो 1960 में मुनक्कद की गई पेरिस के अंदर। 11th, ये 11वीं थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट, वजन और पैमाइशों पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई पेरिस में 1960 में, जिसने और उसके रिजल्ट्स ये निकले कि इन्होंने अडॉप्ट करवा दिया पूरी दुनिया को एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरनेशनली जाना जाएगा, इंटरनेशनली माना जाएगा, सिस्टम ऑफ मेजर्स, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजर्स, ऐसा सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड मेजर्स जिसमें हम करेंगे आइंदा। ठीक है, तो ये सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया पूरी दुनिया को। इसको हमने कहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज एसआई, इसको एसआई के तौर पे हम रेफर करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एसआई से। ठीक है, तो ये थी ज़रूरत कि एसआई यूनिट बनाना ही क्यों पड़ा हमें। ठीक है, अब देखें, हमने इससे पिछले लेक्चर में, फिजिकल क्वांटिटीज़ वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब देखिए, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक एक यूनिट अलॉट करना पड़ता हमें, है ना। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि मैथ्स को फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रखना पड़ता ना, तो इन्होंने रखा। इसी तरह करंट है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, रखना पड़ता, इन्होंने रखा। फिर इसी तरह जी एरिया का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, वो भी रखना पड़ता, इन्होंने बिल्कुल रखा। तो हर क्वांटिटी का इन्होंने एक यूनिट रख दिया। अब देखें, कितनी तरह की क्वांटिटीज थी, दो तरह की, बेस एंड डिराइव्ड। तो जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके लिए जो यूनिट होंगे ना उनको हम कहेंगे बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज, वैसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें उनको क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि ये हैं बेस क्वांटिटी 7, ये 7 ही रहेंगी, बेस क्वांटिटी 7 ही है, ना एक ऐड होगी ना एक कम होगी, ये 7 ही हैं। इनके सिंबल्स ये मैंने सामने लिखे हुए हैं, लेंथ का सिंबल एल, मैस का सिंबल एम, टाइम का सिंबल छोटा टी, एंड इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल एल, टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो सिंबल है वो एन होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंबल्स और ये क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के नेम, ये कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, फिर इनको जो जो यूनिट अलॉट किए गए वो हैं, लेंथ को मीटर अलॉट कर दिया गया, इसको कहा गया कि जी बेस यूनिट है, क्यों, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी का यूनिट है। बेस यूनिट है क्यों, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी का यूनिट है। तो इसको लेंथ को जो ऐसा यूनिट अलॉट हुआ वो है मीटर। मीटर से हम सब फैमिलियर हैं कि क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, मैस, मैस का सिंबल है, मैस को यूनिट अलॉट किया गया किलोग्राम। ये जो टेबल है ना, ये वाला, ये आपको बुक में इस पेज पर, ये यहाँ पे आपको ये टेबल नज़र आ रहा होगा। तो
मैस को किलोग्राम अलॉट कर दिया गया, टाइम को सेकंड अलॉट कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर अलॉट कर दिया गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला, टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ठीक है। अब ये जो तीन ये है ना यूनिट्स, इनसे आप कॉमनली फैमिलियर हैं। ये जो किलोग्राम है, KILOGRAMME, कहीं ये लिखा होता है KILOGRAM, कहीं लिखा होता है MME। तो ये जो MME है, ये वाला जो है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। किलोग्राम को ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ यूं लिखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा हुआ है। अमेरिकन इंग्लिश में KILOGRAM ये होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, बाकी आप जो मर्जी यूज करें। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है, इसका जो यूनिट है वो होता है, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो एम्पेयर का सिंबल है ए। एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर इसको यूनिट दिया करंट को, क्या, एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, कैंडेला जो है ना, ये वर्ड कैंडेला, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जी कैंडल। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैंडल। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी रोशनी की शिद्दत, तो इसको कैंडेला यूनिट दिया गया। टेम्परेचर का सिंबल टी और यूनिट क्या दिया गया, केल्विन। केल्विन का सिंबल बड़ा के, कैपिटल के। केल्विन जो है ये भी एक साइंटिस्ट का ही नाम था। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल नाम दिया गया और यूनिट दिया गया। मोल जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है। ये जो मोल है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड कौन सा है, मोल्स, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है मोल्स जिससे ये निकला है, और इसका मतलब क्या होता है, पाइल। लैटिन में इसका मतलब होता है पाइल, पाइल यानी ढेर। तो ये जो मोल है ना, ये ढेर होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ मॉलिक्यूल्स का, कुछ पार्टिकल्स का, या किसी भी चीज का। ये एक ढेर होगा जिसमें कितने ऑब्जेक्ट्स या कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 10⁻23। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ये उसी तरह है जिस तरह से हम कहते हैं, अगर हम एग्स की एग्जांपल लें, तो जिस तरह हम कहते हैं कि 1 डजन में 12 एग्स होंगे, ठीक है। फिर हम कहें अगर कि 1 पेयर में 2 एग्स होंगे, सेम इसी तरह 1 मोल में 6.02 10⁻23 एग्स होंगे। ये भी तो अमाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट बनाया गया, वो क्या बनाया गया, मोल बना दिया गया, ठीक है। तो 1 मोल बराबर होता है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कुछ भी, ठीक है। तो ये था मोल। ये सारा टेबल आपको जैसे मैंने बताया कि बुक पे मिल जाएगा। ये थे बेस यूनिट सारे, ये वाले जो है ये बेस यूनिट्स, ये उनकी बेस क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज थी तो उनके डिराइव्ड यूनिट्स भी तो होंगे ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, ये सारी की सारी जो है ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे हैं ये, मतलब कि इनको निकाला गया है बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए, ठीक है। ये डिराइव हुई हैं बेस क्वांटिटीज से, ये डिराइव हुई हैं बेस क्वांटिटीज से, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा गया। तो स्पीड, स्पीड का सिंबल होगा जी वी, एस नहीं वी। स्पीड का सिंबल वी, एक्सेलरेशन का सिंबल ए, वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल वी, स्पीड का सिंबल है स्मॉल वी, वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल वी, फोर्स का कैपिटल एफ, प्रेशर का पी, डेंसिटी का रो। ये क्या है, ये जी आर एच ओ, रो।
जैसे इंग्लिश में होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स ABCDE, उसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में ये एक अल्फ़ाबेट है जिसको हम रो कहते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ होता है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम इसी तरह चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखें स्पीड को कोई ऐसा यूनिट अलॉट किया गया, एक्सेलरेशन को कोई ऐसा यूनिट अलॉट किया गया। अब चूंकि ये सारी की सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ये किसी ना किसी बेस क्वांटिटी से बनी है, तो मतलब ये डिराइव्ड हुई, और इनके जो यूनिट होंगे वो भी डिराइव्ड ही होंगे, मतलब कि वो भी बेस क्वांटिटी से ही बने होंगे। अभी चेक करते हैं। देखें जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये मैं ज़रा सेपरेट कर देता हूँ इन सबको। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा कि जो स्पीड है इसका हमने यूनिट अभी निकालना है। ठीक है, स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो छोटा v यानी स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये s जो है ये डिस्टेंस है, ये स्पीड नहीं है, स्पीड v है, s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इधर से अगर हमने v का यूनिट निकालना हो, पहले तो इसी फॉर्मूला से अगर हम चेक करें तो देखें v बनी हुई है किससे, s और t से। s खुद क्या है, s कोई लेंथ है ना, कोई डिस्टेंस है, कोई लंबाई है, रास्ते की लंबाई हम डिस्टेंस कहते हैं, लेंथ ऑफ पाथ है ना। तो s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, लेंथ खुद क्या है, एक बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है ना, तो बेस क्वांटिटी यूज हुई इसको डिफाइन करने के लिए, तो ये खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। नीचा एक तो ये जो है ये भी बेस क्वांटिटी है, और दूसरा ये टाइम भी बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये दोनों बेस क्वांटिटी यूज हो रही है इसको डिफाइन करने के लिए, मतलब ये v खुद क्या होगा, यानी स्पीड खुद क्या होगी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। अब ये स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका यूनिट भी डिराइव्ड यूनिट होगा, अभी हम देखते हैं कैसे। तो यूनिट ऑफ v, एक्चुअली एस है यूनिट ऑफ v, बराबर आएगा ऐसे यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक है, ऐसे ना, देखें डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ v हमारे पास क्या बन गया, देखें ये जो s है ना, ये नीचे डिवाइड में है, तो ये आपने कुछ रूल्स हैं, ये मैं आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ आपने याद रखने हैं, ये भूलने नहीं है। तो ये बराबर होता है, मीटर ऊपर है उसको बिल्कुल वैसे ही रहने दें, ये s है ना, इसको अगर हमने मीटर के साथ लिखना है कुछ यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर क्या है, अभी इस टाइम s के ऊपर 1 है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो मतलब है उधर 1 पावर होती है। ठीक है, m के ऊपर भी पावर 1 है और s के ऊपर भी पावर 1 है। अगर आप किसी को नीचे लेके आ रहे हैं या किसी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपको पावर इन्वर्स कर देनी होती है बस। ठीक है, यानी कि कैसे, अगर फर्ज करें x है ना, अगर इसको आपने 1/x करना हो तो ऐसे नहीं, मतलब डायरेक्ट 1/x नहीं करेंगे, आप x की पावर को -1 कर देंगे। ठीक है, तो मतलब हम नीचे लेके गए ना उसको, 1 के नीचे लेके गए तो हमें पावर इन्वर्स करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह मीटर हम चाह रहे हैं वही रहे, s को ऊपर लेके जाना है, तो बेशक नीचे लेके जाना हो ऊपर से या नीचे से ऊपर लेके जाना हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों केसेस में पावर जो भी है उससे उलट कर देनी है, यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अभी इधर चेक करें, मीटर +1, सेकेंड +1, सेकेंड के ऊपर भी +1, तो मीटर के ऊपर तो वही रहेगी, सेकेंड को ऊपर लेके जा रहा हूँ ना तो पावर माइनस कर देनी है, -1। m के ऊपर 1 लगा हुआ है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस कर दिए तो फिर लिखना पड़ेगा। तो ms-1 इसको पढ़ते ऐसे हैं, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट, यूनिट ऑफ v क्या निकला, मीटर पर सेकेंड। स्पीड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या निकला, मीटर पर सेकेंड, उसका सिंबल ms-1 यानी मीटर पर सेकेंड, ये रहा, इस तरह से वो निकला। अब देखें कि ये जो यूनिट दो हमने यूज किया, एक मीटर एक सेकेंड, ये दोनों खुद क्या है, मीटर और सेकेंड, ये दोनों बेस यूनिट्स हैं। तो बेस यूनिट्स को यूज करते हुए एक यूनिट निकला है, तो ये कौन सा यूनिट होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। ठीक है,
तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन यूँ करते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। ठीक है, अब चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये जो चेंज है इसका यूनिट अगर मैं देखूं तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए ना मुझे। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मेरे पास आएगा कैसे, यूनिट ऑफ चेंज इन स्पीड को डिवाइड कर दूं अगर चेंज इन टाइम से, तो चेंज इन स्पीड का यूनिट वही होगा जो खुद स्पीड का यूनिट होता है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज का यूनिट वही होता है जो खुद उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। अब फर्ज करें एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो आज से 2 साल पहले हम कहें कि 102 सेंटीमीटर थी और आज एज्यूम कर लें कि जी 104 सेंटीमीटर है, तो चेंज कितने का आया, पहले 102 थी 2 साल पहले, आज चेक किया तो 104 सेंटीमीटर निकली, तो चेंज कितने का आया, 2 सेंटीमीटर का, है ना। तो आपने ओरिजिनल हाइट मतलब पहले वाली हाइट और अब वाली हाइट दोनों सेंटीमीटर्स में ली और चेंज भी आपका किस में आया, सेंटीमीटर्स में ही आया ना। ठीक है, तो यानी कि चेंज का भी वही यूनिट होता है जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। सेम इसी तरह v यानी चेंज इन स्पीड है ना, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन स्पीड का भी वही यूनिट होगा, तो चेंज इन स्पीड का भी वही यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चेंज इन स्पीड का यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड, डिवाइड कर दूंगा टाइम के यूनिट से, तो टाइम का यूनिट क्या है, यहाँ पे था टाइम का यूनिट सेकंड, तो टाइम का यूनिट सेकंड। ठीक है, अब देखें इसको पढ़ना कैसे है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसे ना, ms-1 क्या था, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कैसे लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ms-1 ऐसे बन जाएगा, ये आप बता देता हूँ, ms-1 और पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यूं लिखा हुआ था। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ms-1 अब इसको आगे फर्दर हमने ये कैसे बनाना है, तो देखें ज़रा, जब ये दोनों सेम हो नीचे वाले, पावर के नीचे जो चीज़ है ना इसको कहते हैं बेस, ये दोनों जब दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो क्वांटिटीज़ आपस में, ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मीटर और सेकंड बेस सेम है, बेस को एक बार ही लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने पावर्स को दोनों की ऐड कर दिया, बेस एक ही रख के पावर्स को ऐड कर दिया, तो मीटर एस ये -1 प्लस -1 ms-1 -2 ये बन गया ms-2। ठीक है, तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। इस तरह से मीटर पर सेकंड ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसको, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ऊपर स्क्वायर है ना, पर सेकंड स्क्वायर्ड, इसको अगर मैं लिख दूं कुछ यूं, मीटर और ये s-2 ऊपर है ना, नीचे ले जाऊं तो s की जो भी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा m मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। ठीक है, मीटर पर कैसे पढ़ना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड पढ़ लें या मीटर पर सेकंड पढ़ लें। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, अगर हम क्यूब के लिए देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, फिर मीटर और फिर मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर 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 मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर की पावर 3 हो जाएगी, तो यूनिट क्या बन गया, क्यूबिक मीटर, ये आ गया क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखें ये भी यूज हुआ किसको, मीटर को यूज करते हुए ये यूनिट बना है, 3 बार मीटर यूज हुआ है, यानी 3 बार एक बेस यूनिट यूज हुआ है, तो ये खुद कौन सा यूनिट हुआ, डिराइव्ड यूनिट हुआ। जैसे एक्सेलरेशन का मीटर यूज हुआ, उसमें ये बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। ठीक है, यहाँ ये बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट कहाँ से निकला, बेस यूनिट्स को यूज करते हुए, तो वो डिराइव्ड हुआ। इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट निकला
बेस यूनिट्स को यूज करते हुए, तो वो खुद डिराइव्ड यूनिट हुआ वॉल्यूम का। इसी तरह फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है जी F इज इक्वल टू ma। इसमें जो मैस है इसका यूनिट होता है kg। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, तो kg/ms -2 ऐसे हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखें kg/ms -2, ये मैंने लिखा हुआ साइड पे। ये हो गया फोर्स का यूनिट। ये देखें ये kg खुद क्या है, एक बेस यूनिट है, और ये यूज हो रहा है एक और यूनिट बनाने के लिए, तो वो जो यूनिट जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। ठीक हो गया। तो kg/ms -2 क्या हुआ, एक डिराइव्ड यूनिट हुआ। अच्छा ये जो है ना, ये kg/ms -2 जिसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, ये बराबर होता है न्यूटन के। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट यहाँ तो न्यूटन है, यहाँ तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर हम देखें प्रेशर को, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो ये बनता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट। अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं तो प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या है अभी हमने देखा न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई मसला नहीं, न्यूटन कह दें अगर हम, बराबर ही है ना। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या बनेगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल PA या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Nm⁻²। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर का यूनिट। इस तरह डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी का यूनिट कैसे बना, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये बोर्ड को रेज कर देते हैं, फिर करते हैं। अब डेंसिटी के यूनिट को देखते हैं कि वो कैसे बना, वो कैसे ड्राइव हुआ। देखें जो डेंसिटी है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, रो इक्वल्स m/v। मैस क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो बेशक वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन मैस तो है ना एक बेस क्वांटिटी को, कम से कम एक कोई ना कोई तो आ गई ना। तो इधर आपको एक मैस नजर आ रहा है बेस क्वांटिटी, तो मैस यूज हो रहा है डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। तो डेंसिटी खुद क्या हुई है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, और ये इस टेबल के अंदर आएगी डिराइव्ड यूनिट्स वाले में, यानी ये क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, तो इनमें आएगी। ठीक है, मैस क्या एक बेस क्वांटिटी। तो मतलब के अब तक हमने इतनी निकाली, अब हमें समझ आ गई होगी कि ये जो मैस है इसका यूनिट क्या होगा, केजी। केजी क्या एक बेस यूनिट है, और इसका डेंसिटी का कोई ना कोई यूनिट आएगा, और वो यूनिट क्या होगा, एक डिराइव्ड यूनिट होगा, है ना। क्योंकि इधर क्या है, ये एक बेस क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट एक बेस यूनिट होगा, इसलिए इसका यूनिट एक डिराइव्ड यूनिट होगा। अभी देखते हैं यूनिट ऑफ रो। तो जो रो का यूनिट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, मैस का केजी पर, यानी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, ये वाला। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ, किलोग्राम, किलोग्राम के साथ लिखना ना, ये क्यूबिक मीटर लिख देते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगा के, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये बन गया जी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का यूनिट हमने डिराइव कर लिया। तो देखें डेंसिटी का यूनिट डिराइव हो रहा है ना, किससे, एक बेस यूनिट से। एक बेस यूनिट यूज हो रहा है डेंसिटी का यूनिट बनाने के लिए। तो डेंसिटी क्या हुई, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, और डेंसिटी का जो यूनिट है, यानी ये सारा यूनिट, ये पूरा क्या बन गया, एक डिराइव्ड यूनिट बन गया। ठीक है, अब आ गया चार्ज। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट ऑफ क्यू अगर हम चेक करें तो वो क्या होगा हमारे पास। देखें जो क्यू है ना, वो होता है I×T। ठीक है, आई क्या इधर करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट आप चेक करें एम्पेयर होता है उसका यूनिट। तो करंट का यूनिट एम्पेयर मैं इधर रख दूंगा, ए मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, टाइम के यूनिट के साथ। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक है, हम ये एक बात नोट करें, एम्पेयर और सेकेंड, एम्पेयर और सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, ये दोनों क्या हैं, क्या है ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं बेस क्वांटिटीज के, यानी
ये बेस यूनिट्स हैं, ए और एस दोनों क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं। ये दोनों यूज हो रहे हैं चार्ज का यूनिट डिराइव करने के लिए। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, एक डिराइव्ड यूनिट होगा, ठीक है। चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा और चार्ज का यूनिट एक डिराइव्ड यूनिट होगा, ठीक है। ए एस यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बगैर मल्टीप्लिकेशन साइन के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एस यानी एम्पेयर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, ये है राजी एम्पेयर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है कॉलम सी, ये कॉलम सी, ये जो एम्पेयर सेकेंड है वो बराबर होता है बिल्कुल कॉलम के, ठीक है। बिल्कुल एम्पेयर सेकेंड होता है किसका यूनिट भला, चार्ज का यूनिट एम्पेयर सेकेंड होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम है कॉलम, क्योंकि उसने बहुत काम किया चार्जेस पे, तो चार्ज का जो यूनिट हमने रख दिया वो कॉलम रख दिया। और वो कॉलम क्या है जी, एक ऐसा यूनिट रख दिया उसको बकायदा ना, कॉलम को रख दिया ऐसा यूनिट और बता दिया कि 1 कॉलम बराबर होगा 1 एम्पेयर सेकेंड के, ठीक है। सेम इसी तरह पास्कल, पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम है और हमने कह दिया कि 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। पी ए या Nm-2 पास्कल, ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट होगा। पास्कल भी एक साइंटिस्ट था और न्यूटन भी एक साइंटिस्ट था, तो हमने कह दिया कि जो 1 न्यूटन होगा वो बराबर होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बहुत डिटेल में देखा है किसको, बेस यूनिट्स को और डिराइव्ड यूनिट्स को, इन दोनों को हमने बड़ी डिटेल में देखा है, डिराइव करके देखें कि आया कि ये वाकई में डिराइव्ड हैं या नहीं हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं सुने तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीछे वाले लेक्चर्स भी सुने, इसको भी सुने और अच्छी तरह से जहन नशीन करें। फिर हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्सेस, उनको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे पहले तो कि ज़रूरत ही क्या में हमें पड़ी कि हमें वो टॉपिक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।